हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोग का साइंस का एग्जाम है और इसमें हम लोग देखने वाले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये आप लोग का साइंस का अंतिम वीडियो है। इसके बाद आप लोग जाकर आराम से एग्जाम दीजिए और जितना पढ़ी हो बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंट रहो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल भी पढ़ कर नहीं जाते, फिर भी तो आप लोग पढ़ कर जा रहे हो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। देखिए पहला सवाल क्या आप लोग का, विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? तापीय अवयव मतलब जिससे गर्म होता है, जो आप लोग देखें ना, जो कॉइल जिसमें आग जलता है वो वाला। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ व्हिच मैटर। ये तो कुछ और यहाँ पर टाइप हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तापीय अवयव किस चीज़ का बना होता है और क्यों? तो देखिए जो विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है दोस्तों, वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि विद्युत हीटर का तापीय अवयव बहुत गर्म हो जाता है और गलने की संभावना रहती है, इसीलिए गलने से बचाने के लिए अवयव का गलनांक उच्च होना चाहिए और इसीलिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम ये जो लिखा हुआ है ये नाइक्रोम होगा, ठीक है। मतलब क्या अब देखिए वहाँ जो गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और अगर उसको ज़्यादा गलनांक वाला, गलनांक मतलब क्या, जो बहुत ज़्यादा ताप पर गलेगा, ठीक है। अगर इसको उच्च गलनांक वाला नहीं बनाइएगा तो जल्दी गल जाएगा, इसलिए नाइक्रोम क्या बहुत उच्च गलनांक का होता है और इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं ताकि बहुत गर्म होने पर भी ये गले नहीं, आराम से काम करे। अगला सवाल है, ओम के नियम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है? मतलब ताप कांस्टेंट क्यों रहता है? हम लोग ओम का नियम पढ़ते हैं ना कि अचर ताप पर, नियत ताप पर किसी प्रतिरोध, किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसके प्रवाहित धारा में धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम होता है। तो उसमें ये क्यों बोलते हैं कि नियत ताप पर ताप अचर क्यों रखते हैं, कांस्टेंट क्यों रखते हैं? तो देखिए क्योंकि अगर अलग अलग ताप लेंगे ना तो प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो जाएगा, समझ रहे हो। अलग अलग ताप पर प्रतिरोध का मान अलग अलग हो जाएगा, फिर ओम के नियम का पालन नहीं हो पाएगा और इसीलिए ओम के नियम के कथन में ताप को अचर रखा जाता है। देखिए ताप अगर डिफरेंस करोगे, टेम्परेचर को डिफरेंट करोगे, अलग अलग रखोगे, तो फिर ओम का नियम सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर आपका जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती नहीं होगा और इसलिए अचर ताप पर हम लोग इसको करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ताकि ओम का नियम यहाँ पर फॉलो हो, ठीक। अगला सवाल हम लोग का देख लीजिए क्या है कि अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 5 नंबर में पूछ सकते हैं ये सवाल। अनुवांशिकता में मेंडल का योगदान क्या है देख लीजिए। मेंडल के वंशागति के नियम को अनुवंशिकता का नियम कहते हैं। दोस्तों जो मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ, जो पूर्वजों में जो गुण था वो अब उसके संतानों में आएगा, मतलब वंशागति, वंश की गति का जो वंशागति के जो नियम है उसी को दोस्तों अनुवंशिकता का नियम कहते हैं। अनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का हस्तांतरण होता है। मतलब अनुवांशिकता का सिद्धांत क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का हस्तांतरण होता है। मतलब आपके पिता में जो गुण होगा वो गुण आप में भी आएगा, ठीक है। इस प्रकार हस्तांतरण होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर के पौधों पे किया था। सबसे पहले किस पे किया था ये प्रयोग? मटर के पौधों पे किया था। उन्होंने 7 जोड़ा मटर के प्रजातियों का प्रयोग किया। कितना जोड़ा? उन्होंने 7 जोड़ा दोस्तों मटर के प्रजातियों को लिया था प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ देखते हैं कौन क्या होता है, इशारा देखने के लिए उसमें दोस्तों मटर के पौधों का प्रयोग किया था। और कितना जोड़ा लिया था? 7 जोड़ा का प्रयोग किया था। मेंडल को हम अनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं, क्योंकि अनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था और इसीलिए दोस्तों मेंडल को हम लोग अनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। हमारे दुनिया में जितने भी जीव है वो सब अपने पूर्वजों के प्रतिरूप होते हैं और हमारे दुनिया में दोस्तों जितने भी जीव है अपने पूर्वजों के प्रतिरूप होते हैं, मतलब पूर्वज जैसे देखने को होता है। देखते हैं बच्चे का चेहरा कैसा होता है, अपने माता पिता पर जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ गुण भी मिलता है। तो ये दोस्तों होता है अनुवांशिकता, ठीक है। अगर पिता लंबे हैं तो बेटा भी लंबा होने का चांसेस रहता है। तो ये होता है दोस्तों गुण, अनुवांशिकता का गुण इस तरह का होता है, समझे। हमारे दुनिया में जितने भी जीव है वो अब सब अपने पूर्वजों पर के प्रतिरूप है। जितना भी जीव है वो अपने पूर्वजों की तरफ, अपने माता की तरफ दिखता है, माता पिता की तरफ, दादाजी की तरफ दिखता है, दादी की तरह दिखता है, मतलब उनके गुण उनमें समाहित होता है। माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आना अनुवंशिकता का रूप है। और अभी बताएं कि माता पिता का जो गुण अपने बच्चे में आता है उसे क्या कहते हैं? अनुवंशिकता का रूप बोलते हैं। मेंडल 3 नियम भी दिए थे, प्रभाविकता का नियम, बीज संयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेन आप लोग इसको याद रखिए कि मेंडल ने अपना क्या योगदान दिया था। तो बस तो मेंडल ने अनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। कितना जोड़ा लिया था? 7 जोड़ा लिया था। उन्होंने ही बताया था कि जो वंशज के गुण है, पूर्वजों का गुण संतानों में आता है, उन्होंने ही दिया था नियम। कार्बन यौगिकों के अत्यधिक निर्माण के 4 कारण बताइए। कार्बन जो यौगिक होता है दोस्तों, ये अत्यधिक निर्माण के 4 कारण बताइए। कार्बन यौगिक का अत्यधिक निर्माण क्यों होता है? मतलब कार्बन का श्रृंखला ज़्यादा क्यों बनता है? कार्बन कहता नहीं मुझसे दोस्ती करोगे, तो वो क्यों होता है? देखिए इसका 4 गुण निम्नलिखित है। कार्बन में सबसे पहला गुण श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। कार्बन में क्या? श्रृंखलन का। ये सबसे आपका जैसे कार्बन में कितना है, इधर एक इधर एक इधर एक, 4, मतलब 4 गो से श्रृंखला कर सकता है। श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस क्या करता है ये अधिक यौगिक निर्माण करता है। अगला पॉइंट क्या है देखिए,
कार्बन की संयोजकता 4 है, जिससे ये बहुत सारे तत्व साझा कर सकता है। कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 है, तो 4 तरफ बहुत सारे तत्व साझा करते हैं। इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी हाइड्रोजन रहेगा, इधर भी हाइड्रोजन, तो बहुत सारे तत्वों से ये साझा कर सकता है, इसलिए भी इसमें दोस्तों उस तरह गुण पाता है। कार्बन परमाणु आपस में तथा दूसरे परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ सकता है। कार्बन परमाणु क्या है, कभी कभी देखते हैं आप लोग द्विबंध से जुड़ता है, कभी कभी त्रिबंध से भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी है कि उस ज़्यादा निर्माण करता है यौगिक का। और कार्बन के यौगिक समावयवता प्रदर्शन करते हैं, समावयवता दर्शाते हैं। समावयवता मतलब क्या? जिसका संरचना सूत्र समान हो, सॉरी इसका सूत्र समान हो बट संरचना सूत्र अलग होता है। मान लीजिए इस तरह कार्बन कार्बन लगा हुआ है, अब क्या किए, इसको एक कार्बन को हम उठा के यहाँ बीच में रख दिए, ठीक है। सूत्र तो ही रहेगा लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार उसका अलग अलग फिर यौगिक बन जाता है, अलग अलग यौगिक नाम का यौगिक बन जाता है। एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए, सबसे सरल एल्काइन का नाम लिखिए। देखिए एल्काइन आप लोग जानते हैं, एल्काइन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं, मतलब जब कार्बन परमाणु त्रिबंध से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे तो एल्काइन बोलते हैं। जब कार्बन परमाणु 2 बंध से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और जब कार्बन परमाणु 1 बंधन से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु त्रिबंध से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलते हैं। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त। एल्केन और एल्केन याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्केन जो होता है दोस्तों वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आगे पूछा है कि सबसे सरल एल्काइन का नाम, तो दोस्तों इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देख लीजिए CnH2n-2 होता है ये एल्काइन का सूत्र। और सबसे सरल जो एल्काइन है दोस्तों क्या है? एथाइन। मेथाइन मत बोल दीजिएगा, मेथाइन दोस्तों नहीं बनता है, समझ गए। सबसे सरल एल्काइन जो है क्या बनेगा? एथाइन बनेगा, मेथाइन बनता ही नहीं है। आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए इसको। आहार श्रृंखला मतलब क्या? कई पोषी स्तर मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कई पोषी स्तर मतलब क्या? घास को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप, सांप को खाया चिल, ठीक है। तो इस प्रकार कई पोषी स्तर मिलकर, ये एक पोषी स्तर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कई पोषी स्तर मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दोस्तों मिलकर क्या होता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें ऊर्जा के प्रवाह का एक दिशा होता है। ऊर्जा एक प्रवाह में होती है, जैसे मान लीजिए सांप को खाया मेंढक, मेंढक खाया चिल, तो एक दिशा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है और 3-4 चरण में खत्म होता है। मान लीजिए घास को खाया कोई, कीट को खा गया कोई, पक्षी को खा गया सांप, ठीक है, सांप को खा गया, मतलब बस ये हो गया, कोई और मांसाहारी हो गया वो लोग खा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ज़्यादा चरण नहीं होता, 3 से 4 चरण होता है इसमें, ठीक। और आगे देखिए क्या? आहार जाल। आहार जाल में क्या है कि कई आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करता है। कई आहार श्रृंखला, कई पोषी स्तर मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो कहीं आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल का निर्माण करता है। और ऊर्जा प्रवाह, इस दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, ऊर्जा का प्रवाह कई दिशा में होता है। यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। मान लीजिए जिसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए यहाँ पर कोई घास है, घास को तो कीट भी खा गया, घास को बकरी भी खा गया। अब इस कीट को क्या कौन खाया? मेंढक खा गया। और इस बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया। तो इस प्रकार बहुत सारा, अब कीट को और भी तो कोई खा सकता है ना, तो इस प्रकार जो बहुत सारे पोषी स्तर बनता है, बहुत सारे आहार श्रृंखला बनता है, उसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? आहार जाल बोलते हैं, समझ गए। और अगला पॉइंट क्या है कि इसमें कई दिशा में ऊर्जा प्रवाह होता है। जिसमें आहार श्रृंखला में एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह होता है, इसमें कई दिशा में हो रहा है, दिख रहा है ना, कई दिशा में, इधर से इधर भी जा रहा है, इसको कोई खा रहा है, इसको कोई, कई दिशा में इसका ऊर्जा प्रवाह होता है। और यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होता है। इसमें एक जाल की तरह होता है, इसमें कई चरण होता है। और आगे देखिए क्या है? जीनों के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कर। जीन क्या होता है, उन्हें मैंने किसी 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए जीन के 3 विशेषता निम्नलिखित क्या क्या? जीन आप लोग सुने हो ना कि तेरा जीन में ही खराबी है, तेरा जीन ये है, मतलब गुण, वो वंशानुगत गुण को बोल रहे हैं। इससे हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। सबसे पहला बात क्या? इससे हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, ये सारे दोस्तों जिन ही बताता है। दोस्तों जिन में ही सब चीज़ उपलब्ध होता है, ठीक है। कि कौन कितना लंबा आदमी होगा, कौन बौना होगा, कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, ये जिन में ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्या? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करती है। जिन क्या करती है? अनुवांशिक लक्षण जो आपके माता पिता में, वो लक्षण को आप में ट्रांसफर करती है। ये काम जिन का ही होता है। और अगला पॉइंट है, ये जीवों के विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करता है। जीवों के विभिन्न लक्षणों को भी ये नियंत्रित करता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखिए प्रतिरोध किसे बोलते हैं और चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो देख लीजिए। तो विद्युत धारा के पथ में उत्पन्न होने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध में कहा है पहले कि धारा में जो रुकावट होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। वही लिखा है देखिए, विद्युत धारा के उत्पन्न होने वाले रुकावट या अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध? तो देख लीजिए यहाँ पर
पहला क्या, चालक तार की लंबाई, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इस वाला आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है, R इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो चालक तार की लंबाई, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक तार की प्रकृति, ये होता है प्रकृति मतलब रो। समझ गए, बस ये है, आपको उसको पहले भी हम समझा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 5 अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। 5 अंतर देखिए, एक तरफ लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक तरफ लिखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इधर संतृप्त तो इधर असंतृप्त, और उसको लिखिएगा। सबसे पहले संतृप्त में देखिए, इनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है। आप लोग देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसे हम लोग संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त को। और इस प्रकार जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखने का प्रयास किया, आप लोग देख कर समझ जाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। आप लोगों को पता है सारा, सिर्फ डिफरेंस लिख दीजिए, डिफरेंस लिख दीजिए। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। देखिए ये क्या होता है, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये बहुत कम अभिक्रियाशील हो जाएगा। और इसमें बंधन ऊर्जा कम होती है, मतलब सोचिए ना कि इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है ना, तो बंधन ऊर्जा कम। वही अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो जाए तो इसमें तो ज़्यादा होगा, नहीं, इसको तोड़ने में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगा। तो यही चीज़ है। अब असंतृप्त में देखिए ठीक उसका उल्टा, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। जैसे ये तो द्विबंध हो जाएगा या फिर 3 को बंधन हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन और एल्काइन आता है। क्या बोलते हैं? देखिए 2 बंध वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन तथा त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अधिक क्या है 4 नंबर, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। एल्कीन जो होते हैं दोस्तों, ये क्या, एल्कीन और एल्काइन मतलब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। और इसमें बंधन ऊर्जा भी अधिक होती है, बिल्कुल होगा अधिक, क्योंकि भैया सिंगल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसको तोड़ने में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा ही, तो इसकी बंधन ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। अगला चालक, अर्धचालक, चालक, यहाँ पर चालक होता है, इसके बाद अचालक होता है, ठीक है। चालक, अचालक, अर्धचालक और अर्धचालक को उदाहरण सहित समझाए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए क्या है। चालक का सबसे पहले एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग का, ये पिछले बार मॉडल पेपर में छपा था ये प्रश्न। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं चालक मतलब क्या, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, कोई भैया रोकने टोकने वाला नहीं होगा चालक में, जिसमें धारा प्रवाहित होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम लोग चालक बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे क्या है? चालक है। अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि अचालक, और कुचालक। अचालक किसे कहते हैं या फिर कुचालक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जिसमें प्रवाहित होता है उसे चालक बोल दिए, जिसमें प्रवाहित नहीं होता उसे अचालक या कुचालक, जो बोलना है बोल दीजिए। जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, ये सब में क्या धारा प्रवाहित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब होता है अर्धचालक। तो देखिए ये ना चालक होता है ना कुचालक होता है, ये बीच का चीज होता है। जैसे अर्धचालक मतलब क्या, आधा चालक कह सकते हो। कैसे? देखिए ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक से ज्यादा पर कुचालक से कम होता है। क्या चालक से ज्यादा मतलब चालक तो होगा ये, बट ये क्या होगा, मतलब उतना अच्छा धारा प्रवाह नहीं होगा और बहुत खराब भी नहीं होगा, मतलब मीडियम टाइप का होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध चालक से ज्यादा पर अचालक या कुचालक से कम होता है उसे अर्धचालक बोलते हैं। ताप बढ़ने पर चालक जैसा व्यवहार करते हैं। ताप बढ़ने पर यह कैसा व्यवहार करेगा? चालक जैसा व्यवहार करेगा। जैसे सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगी, सारे क्या है? ये अर्धचालक है। उसका ताप मतलब उसको हीट करेंगे तो ये चालक जैसा व्यवहार करने लगता है, इसका प्रतिरोध घट जाता है। और अतिचालक दोस्तों लास्ट में है, ये देखिए यहाँ पर मैंने अलग नहीं किया इसको। अतिचालक यहाँ से यहाँ तक है। अतिचालक क्या है? ऐसे पदार्थ, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ऐसे, ठीक है। अतिचालक क्या है? ऐसे पदार्थ या धातु जिसमें निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से, यहाँ पर मान होगा, ऐसे पदार्थ या धातु जिसमें निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है उसे अतिचालक कहते हैं। जैसे पारा, मतलब कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा चालक होगा। अतिचालक मतलब क्या? एक ऐसा टेम्परेचर इस पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे अतिचालक। मतलब ऐसा पदार्थ जो एक निश्चित ताप पर जिसका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, मतलब क्या? धारा बहुत अच्छा बहेगा, तो उसे अतिचालक हो जाएगा। जैसे पारा हो गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, सभी लोग देख लीजिए। और बस ये था अंतिम वीडियो, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, जितना पढ़े उस पर विश्वास रखें, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम दीजिए, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।